विद्यार्थियों, आज हम साझेदार का अवकाश ग्रहण अध्याय के अंतर्गत एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और नई साझेदारी का निर्माण होता है। अर्थात जब भी साझेदारों की संख्या में परिवर्तन होता है तो पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और नए स्तर से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है और नई साझेदारी का निर्माण होता है। अवितरित लाभ या संचित लाभ हानियों के संबंध में समायोजन किए जाते हैं। जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अलग होता है तो ऐसी स्थिति में उसके अलग होने की तिथि तक फर्म के जो भी लाभ या हानि होते हैं या जो भी संचय होते हैं उस पर भी अलग होने वाले साझेदार का हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी फर्म के अवितरित लाभ हानि हैं, जो भी संचय हैं, उनका समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको सभी साझेदारों में उनके अनुपात में बांट दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब साझेदार फर्म से अलग होता है तो ऐसी स्थिति में उसका संपत्ति में भी हिस्सा होता है और दायित्वों में भी हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में साझेदार के जाने पर उसको उसका हिस्सा देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म के दायित्वों और संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आवश्यक हो जाता है। चौथा पॉइंट है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ख्याति का समायोजन किया जाता है। जब एक साझेदार फर्म को छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसके लाभ का हिस्सा उसके जाने के बाद पुराने साझेदारों को मिलता है। तो वह अपने इस त्याग के बदले में अपनी ख्याति का हिस्सा लेकर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष या बचे हुए साझेदारों के संयुक्त हिस्सों में वृद्धि होती है। फलतः उनके लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई साझेदार जाएगा तो उसका लाभ में जो भी हिस्सा था अब उस हिस्से को पुराने साझेदार बांटेंगे। तो ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। तो इस आधार पर नया लाभ विभाजन अनुपात भी निकाला जाता है और पुराने साझेदारों के लाभ में जो भी वृद्धि हो रही होती है उस आधार पर गेनिंग रेशियो भी निकाला जाता है। छठवां पॉइंट है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के दावे का निर्धारण करना ताकि उसका भुगतान किया जा सके। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जो भी हिस्सा बन रहा होता है फर्म में उस हिस्से का निर्धारण करना भी यानी कि उसके हिस्से की भी गणना करना आवश्यक हो जाता है। सातवां पॉइंट है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके भुगतान के कारण फर्म की संपत्तियों में कमी आती है। यदि भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है तो देय राशि के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है अथवा देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करना पड़ सकता है। इस स्थिति में फर्म के दायित्व में वृद्धि होती है। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और अवकाश ग्रहण करने पर उसका जो भी संपत्तियों में हिस्सा है वह संपत्तियों में हिस्सा उसको देना पड़ता है। मतलब फर्म को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसका फर्म की संपत्तियों में जो भी हिस्सा है उतनी रकम या वो हिस्सा उसको देना पड़ता है फर्म को। तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म देने की कंडीशन में नहीं है तो फर्म ऋण लेकर के भी उसका भुगतान कर सकती है या देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर सकती है। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर फर्म माइनस की कंडीशन में है, हानि की कंडीशन में है, तो फर्म के दायित्व में वृद्धि हो जाती है। आठवां पॉइंट है यदि फर्म के पास पर्याप्त धन नहीं है
तो फर्म की संपत्तियों को गिरवी रखकर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का भुगतान किया जा सकता है। हाँ, ये भी एक नियम है कि यदि फर्म देने की कंडीशन में नहीं है तो फर्म अपनी अन्य संपत्तियों को गिरवी रखकर फर्म या बची हुई संपत्तियों को गिरवी रखकर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से का भुगतान कर सकती है।